हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में। मैं प्रहलाद सिंह और आज की हमारी जो क्लास है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। हम भारतीय संविधान के बारे में एनालिसिस कर रहे थे और उसमें हमने संविधान की पृष्ठभूमि को शुरू किया था, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था। अब हम ग्रेजुअली करके हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हमने आपको अब तक की क्लास में 1858 तक का जो एक्ट था उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम इससे आगे की चीज़ों को समझेंगे। बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी 1909 1909 का अधिनियम पढ़ते हैं, है ना। तो क्या कहता है संविधान की पृष्ठभूमि में 1909 का अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है बच्चों, इस अधिनियम के बारे में दो चार बातें आपको बहुत अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट तो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इस अधिनियम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इसमें जो नाम लिखा हुआ ना मॉर्ले मिंटो, ये दो व्यक्तियों के नाम है और ये दो व्यक्ति कुछ और नहीं है। एक इनमें से वो है जो भारत सचिव के पद पर था उस समय, और दूसरा वो व्यक्ति है जो भारत में सर्वोच्च पद वायसराय के पद पर था। 1858 के एक्ट में मैंने आपको समझाया था कि ब्रिटेन में जो परिवर्तन किया गया था, भारत परिषद का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख जो होता था, जिसका अध्यक्ष होता था, उसे भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता था। और उस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बताया था? चार्ल्स वुड। अब उसके बाद जब 1909 का जब अधिनियम आया, उस समय उस भारत सचिव के पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मिंटो, क्या बोलते हैं, मॉर्ले। तो लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो भारत सचिव के पद पर नियुक्त थे। इज दैट क्लियर और नॉट? और जो भारत में नाम परिवर्तन किया गया था, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय जो कहा गया था, तो वायसराय सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मिंटो। तो आप इस चीज को बताएंगे। उसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मॉर्ले का संबंध और मिंटो का संबंध, तो आप यहां पर बता देंगे। क्या बताना है? लॉर्ड मॉर्ले जो थे, क्या इनका संबंध किससे है? तो बता देंगे भारत सचिव से। और मिंटो का संबंध किससे है? वायसराय। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इज दैट क्लियर? सेंटेंस पूरा कर दिया मैंने आप। तो लॉर्ड मॉर्ले कौन थे बताओ? भारत सचिव। और ये कौन थे? वायसराय। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से आगे समझते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। और ये कम्युनिटी किसके लिए? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम जो थे उनके लिए दी गई। तो मुसलमानों के लिए भारत में सबसे पहले पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली की क्या की गई? शुरुआत की गई। ये बड़ा मेजर पॉइंट था। अब ये पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है, इसको भी मैं समझाऊंगा आपके लिए। और ये प्रणाली किस तरह से काम करती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दोनों को समझते हैं। तो पहले से आप नोट करेंगे, बताएंगे। अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली, पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई।
की शुरुआत की गई। अब कहानी यह है कि पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है। समझो, मैं इसे एक एग्जाम्पल के तहत समझा देता हूं जो आपकी समझ में आ जाएगा। आप यहां पर ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए जब निर्वाचन होता है, अब क्या होता है, निर्वाचन करने के लिए सिस्टम क्या होता है, पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और क्या होता है, आरक्षण। दोनों का मतलब समझ लीजिए। होता क्या है, आजकल आपने देखा होगा कि आरक्षण होता है। मान लीजिए कोई एससी सीट में चला गया, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, जनरल में, किसी में गया, तो उस संप्रदाय का, उस जाति विशेष का व्यक्ति खड़ा होता है। और जब वो व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको वोट देने वाले केवल उसी जाति वर्ग के लोग नहीं होते, उसमें जाट, ब्राह्मण, पंडित जितने भी हैं सब लोग उसको क्या देते हैं, वोट देते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसे कहते हैं आरक्षण। यानी कि आरक्षित सीट हो गई, मान लीजिए किसी भी जाति के लिए, एससी के लिए हो गया, ओबीसी के लिए हो गया, जनरल के लिए हो गया, किसी के लिए भी। ठीक है, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो भारत में सिस्टम लागू होता है उसके तहत, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत आप इसे यूज करते हैं। हमारे यहाँ भारत में ये है और ये अच्छा भी माना जाता है, ऐसा होना भी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, जब हम निर्वाचन प्रणाली को एनालिसिस करेंगे वहां इसे डिटेल में समझाएंगे, फिलहाल आप इस बात को समझिए। लेकिन यहां पर पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग कैसे है। पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली का यहां पर अलग से होने का मतलब ये हो गया कि इसके अंतर्गत मुस्लिम संप्रदाय का कैंडिडेट खड़ा होता है, प्रत्याशी। तो ये प्रणाली क्या कहती है, इस प्रणाली के तहत अगर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुसलमान भी उसे वोट देगा, उसे हिंदू भी वोट देगा, सब वोट देंगे। लेकिन अगर पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत प्रत्याशी खड़ा किया गया मुस्लिम का, तो इसका मतलब हो गया इस प्रत्याशी को केवल मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही क्या देंगे, बताओ, वोट देंगे। कौन देंगे बताओ, मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही वोट देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यानी कि प्रत्याशी भी मुस्लिम का, उसे वोट देने वाले भी कौन, मुस्लिम होंगे। बाकी का किसी जाति वर्ग का व्यक्ति से वोट नहीं देगा। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में संप्रदाय के आधार पर भारतीय समाज को बांटने की नींव रख दी। और जब ये काम किया गया तो इसका प्रभाव क्या होगा वो आपने सुना होगा, मैं इतिहास में पढ़ाऊंगा आपको, हिस्ट्री में जब आपको एनालिसिस करूंगा वहां पर, तो वहां पर आपको बताऊंगा कि फूट डालो और राज करो। इन लोगों ने इस बात को बड़ी गहराई से समझ लिया 1857 की क्रांति से। ठीक है ना, कि भारत में मुस्लिम और हिंदू जो दो संप्रदाय प्रमुख रूप से रहते हैं, इनमें से जब तक ये साथ रहेंगे तब तक हमारे लिए चुनौती रहेगी, और हमारा काम है इन दोनों को अलग रखना। अगर हम ये काम करने में सफल हो गए तो हम एक लंबे समय तक भारत में शासन कर सकते हैं। और ऐसी नींव जब इन्होंने रखी तो इसका मतलब हो गया समाज को बांट दिया। अब समाज बटा कैसे, बड़ी सिंपल सी बात है। अब सपोज करो कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो गया, मुसलमान व्यक्ति उसे वोट देगा। अब मुसलमान किसी एक कॉर्नर में तो रहते नहीं, जहां जाकर के उनके लिए विकास का पूरा काम हो जाए, उन्हें किसी और से मतलब नहीं। अरे भाई, पूरा समाज है, कहीं भी जमीन मिलती है, कहीं भी घर होता है, हर जगह रहता है। अब मुसलमान प्रत्याशी केवल मुस्लिम लोगों के हितों के लिए ही तो काम करेगा, तो बाकी के लोगों में तनाव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। और बाकी के जाति संप्रदाय के लोग हैं, जब उनकी बात होगी तो फिर उनका प्रत्याशी उनके वोट के लिए काम करेगा, क्योंकि वोट उनको वहीं से मिल रहा है। तो समाज बट गया। और न केवल समाज बटा, जब ये प्रत्याशी विधानसभा में बैठेंगे ये वहां भी आपस में लड़ेंगे। वो मुसलमानों के विकास के लिए बात करेंगे, दूसरा हिंदू के विकास के लिए, कोई सिख के विकास के लिए। इसका मतलब ये हो गया समाज भी बट गया। और जो इन्होंने विधायिका का कंसेप्ट दिया, अभी मैं बताऊंगा आगे, वहां पर भी बांटने का सिस्टम लगा दिया। अंग्रेजों ने कहा तुम लड़ते रहो, हम शासन करते रहेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यही काम किया इन्होंने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहां पर आप इस बात को समझ गए होंगे कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम संप्रदाय को पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। तो इसका मतलब यह था मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, और क्या होगा बताओ, यहां पर मैं बता देता हूं, मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका मतलब हो गया मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होगा और उसे
मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही वोट देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब ये हो गया। इज दैट क्लियर नोट? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आगे की चीज को समझते हैं। देखो, अब जब ये काम किया तो बताओ काम किसके समय में हुआ? जब भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो थे। इसलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत में सांप्रदायिक प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। तो आप इस पॉइंट को जरूर मेंशन करेंगे और बताएंगे यहां पर। तो बता दीजिए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? तो यहां पर आप बताएंगे लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। इज दैट क्लियर और नोट? चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे की बात समझो। ये तो कहानी हो गई किसकी? पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। इस अधिनियम के माध्यम से काम और भी किया गया। वो काम क्या किया? पहली बार केंद्रीय एवं राज्य विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों के भारतीयों को यह अधिकार दिया गया कि वो बजट पर बहस कर सकते हैं। ये पहले अधिकार नहीं था, पहली बात। और जन सामान्य के मुद्दों पर प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं और मत देने का अधिकार भी इन्हें दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये अच्छी बात थी। ठीक है ना? हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं, है ना? बुरा आपने समझ लिया, अच्छा ये था। अच्छा क्या था कि जो आपकी केंद्रीय स्तर की और राज्य स्तर की जो विधान परिषदें थी, उनमें भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने, सामाजिक महत्व के विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने और पूरक प्रश्न पूछने, साथ ही मत देने का अधिकार दिया गया। और जो वायसराय था उसकी कार्यकारिणी परिषद में, ठीक है ना, प्रथम भारतीय सदस्य भी नियुक्त किया गया। और वो प्रथम भारतीय सदस्य कौन था बताओ? है छोटू बताएगा हमारा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना? तो चलो आओ, जितना मैंने बताया वो नोट करेंगे। ए छोटू, मेरे साथ साथ नोट करेगा। तू भी कर ले रहे मेरे भाई, है ना? हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप मेरी क्लास में खूब नोट करो, अच्छे से पढ़ो, है ना? हाँ, कोई समस्या है तुरंत पूछ सकते हैं, राइट? चलो, अब हम बात करते हैं भारत में सांप्रदायिक के बारे में। बात होगी और बता देंगे अधिनियम द्वारा क्या काम किया गया? भारतीयों को पहली बार किस किस चीज पर अधिकार दिया गया? पॉइंट वाइज बता देंगे। पहली बार बजट पर बहस करने। सेकंड पॉइंट, जन सामान्य के विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने। तीसरा पॉइंट, जन सामान्य के विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने, पूरक प्रश्न पूछने एवं इसके साथ साथ मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है? एवं मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, करो नोट।
इसके साथ साथ मैंने बताया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति। नाम बताएंगे छोटू? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नोट कर लेना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे छोटू, तेरे दोस्त का नाम क्या है? तू मुझे अपना नाम नहीं बताएगा? ए दीपक, तेरी समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। जब नोट कर लो तो मुझे बता देना, है ना दीपक? हाँ ओके। साथ साथ नोट करते चलेंगे, है ना? चलो। जो नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहो, मैं आगे इस चीज को समझा देता हूं, है ना? तो आगे का अधिनियम आता है हमारा। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम आता है उसका नाम 1919 का अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, है ना? हाँ, नोट कर लो बढ़िया पहले से। ओके गुड, नेक्स्ट आगे चलो। अब हम बात करते हैं किस पर? भारत शासन अधिनियम। अगर हम भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं तो यहां पर आप समझेंगे, ये भी बड़ा मजेदार है ना? तुम मुझे पूछोगे कैसे, तो मैं बता दूंगा। पूछो कैसे? हाँ अब बता देता हूं। क्योंकि इस अधिनियम का भी एक दूसरा नाम था, और वो दूसरा नाम क्या था इसे बता देंगे। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। बोलो कौन सा फोर्ड? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार या रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब कहानी यहां से आगे बता दो, है ना? बता दो इससे आगे की कहानी। देखो कहानी क्या है, सेम वही वाली है 1909 वाले अधिनियम की। और वो 1909 वाले अधिनियम की क्या कहानी है कि ये आपके हो गए भारत सचिव, और ये हो जाएंगे कौन बताओ? भारत में वायसराय। तो इनका संबंध
बता देंगे इनका संबंध है वायसराय से। और वायसराय कहां होता है बताओ? भारत में। लेकिन अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू का संबंध किससे है, तो इनका संबंध कहां से किससे हो जाएगा बताओ? भारत सचिव से। और बताओ भारत सचिव कहां रहेगा? भारत में या ब्रिटेन में? तो ये पद कहां था? ब्रिटेन में। ये दोनों बात मैं आपको समझा चुका था पिछली क्लास में, तो फिलहाल आप इसे नोट कर लो अच्छे से, साथ साथ नोट करते जाया करो, है ना। जहां तुम्हें लगे नोट करना है तुरंत नोट कर लो उसे मेरे साथ साथ। ओके, तो यहां पर ये वाला पॉइंट हो गया। इज दैट क्लियर और नोट? ओके। 1919 का भारत शासन जो अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से क्या क्या प्रावधान किया गया, वो सारी चीज हमें समझनी है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान, अधिनियम द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अधिनियम द्वारा दो महत्वपूर्ण काम प्रावधान क्या किया गया, तो बता देंगे। पहला जो था द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था दूसरा, कि जो राज्य थे, प्रांत थे, उन प्रांतों में क्या किया? द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, द्वैध शासन प्रणाली। इस द्वैध शासन प्रणाली को हम क्या कहते हैं बताओ? इसी को नाम दिया गया, ध्यान रखना, आंशिक स्वराज। क्या नाम दिया गया? आंशिक स्वराज। और स्वराज का मतलब होता है अपना राज, ठीक है ना, नोट करो इसे। तो अपने राज का मतलब होता है कि हम अपने विकास के लिए स्वयं काम करेंगे, ओके, और स्वयं के प्रति क्या होंगे? जिम्मेदार होंगे। तो आंशिक स्वराज दिया, तो प्रांतों में आंशिक स्वराज को स्थापित किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। अब हमें समझना आगे की चीजों को क्या है वो समझाऊंगा, पहले नोट कर लो इसको, फटाफट से नोट करो। छोटू मेरे मदन को भी लिखने दे। मदन, मदन नाम बताया क्या होता है? दीपक, ए बेटा दीपक, नोट कर आराम से। हो गया बेटा? चलो, तो अब हमें क्या समझना है, समझो ध्यान से। अब हमें यह समझना है कि द्विसदनीय विधायिका की जो व्यवस्था की वो कैसे की, क्या था, और आंशिक स्वराज यानी कि द्वैध शासन प्रणाली थी वो क्या थी। हमें इस बात को समझना भी जरूरी है, ठीक है मेरे बच्चों? आ जाओ, अब हम इससे आगे की चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं द्विसदनीय विधायिका। आप जानते हैं, बोलो क्या जानते हैं आप ये जानते हैं कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किया गया वह अधिनियम जिसके माध्यम से भारत में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, वो अधिनियम कौन सा था? 1919 का अधिनियम था। क्लियर है मेरे बच्चों? सब लोग सुनते थे ना, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। अब कहानी इससे आगे की समझो कि द्विसदनीय विधायिका की अगर हम बात करते हैं तो द्विसदनीय विधायिका कैसे स्थापित की? इसमें दो सदन लिए। अरे सीधी सी बात है, द्विसदनीय का मतलब दो सदन, तो दोनों सदनों के नाम बताओ, नाम भी पूछा जाता है। तो नाम क्या बताएंगे? एक था राज्य परिषद, बोलो कौन सा परिषद बच्चों? राज्य परिषद, ठीक है। और एक का नाम क्या था? केंद्रीय विधानसभा, बोलो कौन सी विधानसभा? केंद्रीय विधानसभा।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब समझो इस बात को। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी राज्यसभा, और राज्यसभा का मतलब होता है क्या? उच्च सदन। तो आप इसे मान सकते हैं क्या? आज का उच्च सदन हमारी राज्यसभा है, उस समय उच्च सदन के रूप में क्या थी बताओ? राज्य परिषद। और केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा का मतलब आज की लोकसभा, और लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन। तो आप कह सकते हैं ये क्या हो गई? निम्न सदन के रूप में था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? है ना? इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं आगे की कहानी बता देता हूं। तुम पूछो क्या है कहानी? कहानी ये है कि अब इनकी सदस्य संख्या भी तो हमें पता होना चाहिए भाई। हमें ये भी तो पता हो कि ये कितनी सदस्य थी, है ना? क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आप ये बता देंगे तुरंत बिना किसी देरी के कि राज्य परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी बताओ? 60 सदस्य संख्या, है ना? और इस 60 सदस्य संख्या में से आप यहां पर दो बातें और बता देंगे। कौन कौन सी बात? आपसे पूछा जाएगा कि इसकी कुल सदन सदस्य संख्या के कितने सदस्य थे जो निर्वाचित थे, और कितने मनोनीत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं? तो अगर आपसे निर्वाचित सदस्य संख्या पूछी जाएगी तो बता देंगे 34। बोलो कितना? 4, 34। और अगर आपसे मनोनीत की बात करेंगे तो 60 में 34 इतना हो गया तो इधर कम कर दो 4, कितने हो गए? 26। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यही काम इधर समझा दो कि अगर हम निम्न सदन यानी केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या की बात करते हैं तो यहां पर बता दीजिए इसकी सदस्य संख्या कितनी थी। इसकी अगर सदस्य संख्या की बात करते हैं तो 145। ठीक है ना? कितना बताऊं? 145। और 144 145 के आसपास थी। इसमें से सेम पॉइंट यहां पर बता देंगे। पहला पॉइंट कि इसमें से निर्वाचित सदस्य कितने थे और मनोनीत कितने थे। तो बता देंगे निर्वाचित सदस्यों की संख्या 105 105, और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी बताओ? 40 40। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सिस्टम था द्विसदनीय विधायिका का। नाम याद रखेंगे बहुत अच्छे से, है ना? नोट इट, नोट करो इसे बढ़िया तरीके से। एक एक पॉइंट को इस तरीके से नोट करो कि तुम्हें फिर मेरे जैसे टीचर से कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप खुद सक्षम हो जाओ। दीपक मेरे बच्चे नोट कर, अच्छे से नोट कर, बढ़िया से है, छूट ना जाए कोई चीज। हो गया? चलो, मेरे दीपक ने नोट कर लिया है, मुझे लगता है मेरे सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे की बात समझते हैं। तो सेकंड पॉइंट में अब आप ये समझेंगे कि द्विसदनीय विधायिका होगी। अब हम बात करेंगे प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन, दोहरा शासन, यानी कि आंशिक स्वराज। आंशिक स्वराज का मतलब होता है, आंशिक का मतलब होता है अधूरा, स्वराज का मतलब अपना राज। इसका मतलब ये हो गया, आंशिक स्वराज का मतलब हो गया अधूरा स्वराज। और अधूरा स्वराज कैसे? समझो इसमें विधि बनाने के जो विषय थे उन्हें दो भागों में बांट दिया इन लोगों ने प्रांतीय स्तर पर, और
उनमें से दो भागों में बांटने का मतलब कुछ विषय आरक्षित रखे और कुछ विषय कैसे थे, हस्तांतरित। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट क्या काम किया इन्होंने, जो आरक्षित विषय थे उन पर विधि बनाने का अधिकार प्रांत के गवर्नर और उसके कार्यकारिणी को दे दिया, और बाकी के हस्तांतरित विषय जो थे उन पर विधि बनाने का अधिकार जनप्रतिनिधि जो थे, जो उत्तरदायी सरकार थी, उसको दिया गया। ठीक है ना, जो उत्तरदायी जनप्रतिनिधि थे उनके लिए उसे जिम्मेदार बनाया गया। इस प्रकार से जो उत्तरदायी सरकार थी, जनप्रतिनिधि थे जनता के, उनके लिए जब ये दिए गए वो तो स्वराज हो गया, अपने लिए विधि बनाओ काम करो, वो किसी और के प्रति जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय थे वो गवर्नर, प्रांत का और उसकी कार्यकारिणी को दिए गए, जैसे वित्त यानी फाइनेंस का, जैसे लैंड रेवेन्यू भूमि कर का, ठीक है ना, न्याय, पुलिस, पेंशन, ये इंपॉर्टेंट जो धन से संबंधित थे वो सब किसके पास चले गए बताओ, किसको, कार्यकारिणी, और कौन, गवर्नर, प्रांतीय स्तर पर। इसका मतलब हमें स्वराज तो दिया इन लोगों ने, लेकिन स्वराज देने में हमारे साथ छल किया, कपट किया, कि जो देने वाली चीज थी वो तो हमको दी नहीं, और जो किसी महत्व की नहीं थी, बिना पैसे के लिए तुम क्या विकास कर लो, कुछ नहीं, वो अधिकार हमें दिया नहीं। ठीक है, हमें क्या दिया, हमें दिया शिक्षा, है ना, पुस्तकालय, संग्रहालय, है ना, हमें दी चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा बढ़ाओ भाई, कहां से बढ़ाएंगे, पैसा ही नहीं है, पैसा तो तुमने अपने पास रखा हुआ है ना। और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वराज जो था, जिसे कहते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन जो था, उसको रेगुलेट करने के लिए ये सारा काम दिया। लेकिन ये बिल्कुल बेकार की चीजें थी, नाम के लिए स्वराज था, बाकी इसमें कुछ भी स्वराज नहीं था। तो जितना मैंने समझाया है उतना आप यहां पर नोट कर दोगे। ठीक है रे दीपक, ए छोटू, चल नोट कर। अब मैं तुझे बताता हूं प्रांतों में द्वैध शासन कैसे हुआ। जो विधि बनाने के विषय थे बेटा, उसे कितने भागों में बांट दिया इन लोगों ने बताओ, इन दुष्टों ने इनको दो भागों में बांट दिया, है ना। और फिर इन्होंने किया क्या, दो भागों के नाम क्या रखा, एक का नाम रखा आरक्षित विषय, और इन्होंने क्या किया कि देखो भारतीयों, हम आपको क्या दे रहे हैं, स्वराज दे रहे हैं, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। ठीक है बच्चों, अब ये दो भागों में बांट दिए। जब जो आरक्षित विषय थे इसके बारे में समझो। हुआ ये था कि आरक्षित विषयों पर अधिकारिता, अधिकारिता जो दी गई, वो अधिकारिता किसको दी गई, वो अधिकारिता दी गई प्रांतीय गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारिणी, उस पर अधिकारिता दी। और अगर इस पर विषय की बात करते हैं मेरे बच्चों, कि विषय कौन कौन से थे, तो प्रमुख विषयों की बात करें तो जिसमें विषय रखे गए, जैसे वित्त, फाइनेंस का विषय, ठीक है ना, जैसे इसमें रखा गया भूमि कर, भूमि कर, जैसे इसके अंतर्गत विषय रखा गया क्या, न्याय, जस्टिस को। भाई न्याय हम भारतीयों को क्यों देंगे, अगर न्याय का मामला, जुडिशियली मामला हमें दे दिया तो हम तो इन्हें सबसे पहले फांसी पर लटकाएंगे, नहीं लटकाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कुकृत्य करने वाले ये दुष्ट लोग ही तो थे, है ना, हमारे अपने लोगों पर अत्याचार करने वाले यही थे, यही विधि बनाने वाले, यही लागू करने वाले, और यही न्याय देने वाले, है ना। अपराध करने वाले भी यही, न्याय देने वाले भी यही। जब स्वयं अपराध करने वाला अपनी शक्ति को, न्याय शक्ति को दूसरे को दे देगा, सबसे पहले फांसी पर उसी को लटाएंगे ना। इसलिए जानते थे, इसलिए इन्होंने कभी भी भारतीयों को न्याय नहीं दिया, ये अपने पास ही रखा। और सब काम किससे होता था, वित्त से, फाइनेंस, यानी कि ये भी अपने पास रखा। और आप जानते हैं कि भू राजस्व उस समय की सबसे बड़ी कमाई का साधन था, इसलिए भूमि कर को इन्होंने क्या रखा बताओ, अपने पास रखा। इसके साथ साथ पुलिस, बताओ पुलिस को हमें दे सकते थे क्या, कि भारतीय लो पुलिस प्रशासन तुम्हें दे दिया, अरे हमें कुछ मत दो, पुलिस दे देते, उसके बाद तो सब ठीक कर देते हम, है ना, पुलिस। और पेंशन ये भी नहीं दिया, क्योंकि इनके जो अधिकारी यूरोप से आते थे, वो यूरोप से आने वाले अधिकारी बहुत बड़ी सैलरी में आते थे और उन्हें बड़े स्तर पर पेंशन दी जाती,
और वो भारत के खजाने से जाती थी। अगर सोचो कि इतने महत्वपूर्ण वाक जो विषय थे, इनको अगर इधर रख दिया जाता तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर तो इनका अधिकार ही खत्म, फिर तो हम सर्वे सर्वा हो जाते। लेकिन ये बड़े चालाक थे, है ना। इन्होंने धूर्तता ये की, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो अपने पास रख लिए, और देखो हमें क्या दिया। आ जाओ, अब हम आपको ये बताते हैं कि इन हस्तांतरित विषयों में हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, ठीक है ना, उनको क्या दिया इन्होंने। तो सबसे पहले तो आप यहां पर ये बता देंगे कि इसमें जो विषय दिए गए थे उसमें अधिकारिता किसको दी गई। इन विषयों पर अधिकारिता किसकी थी, जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि। ठीक है ना। अच्छा भाई, दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, प्रमुख विषय। इसमें प्रमुख विषय क्या रखे गए वो भी आप बता देंगे। इसके अंतर्गत विषय क्या रखा, जैसे शिक्षा रखा। शिक्षा में जैसे संग्रहालय, पुस्तकालय, ठीक है ना, चिकित्सा यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था। नेक्स्ट, स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वायत्त शासन ये रखा भाई। अब इनका कोई मतलब, कहेंगे क्या मतलब है भाई, बताओ। शिक्षा करेंगे तो ये हमें शिक्षित क्यों करेंगे, क्योंकि शिक्षित करने का मतलब हो गया कि फिर तो हम जागरूक हो जाएंगे ना। और अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए तो फिर अंग्रेजों का क्या काम, भगा देंगे। ये लोग इस बात को जानते थे, इसलिए कभी भी इन्होंने शिक्षा पर कोई बल नहीं दिया। क्लियर हुआ, हमें कोई शिक्षित नहीं किया ताकि हमें अवेयरनेस ना हो जाए। दूसरा पॉइंट, चिकित्सा, हमारे स्वास्थ्य की सुविधा क्यों करेंगे। आप जानते हैं तो बड़ा अत्याचार करते थे हमारे ऊपर, हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं थी इनके लिए। आप जानते कितनी बड़ी महामारी, सूखा पड़े, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 1911 1912 इतिहास में आपको पढ़ाएंगे, जब वहां से आपके कौन आते हैं, क्राउन यानी कि सम्राट आता है, भव्य स्वागत होता है, इतना पैसा लौटाया जाता है कुछ पूछो मत, और जनता क्या हो रही थी, महामारी से मर रही थी, भूख से मर रही थी। तो इन्हें हमारे जीवन की कोई चिंता नहीं थी, क्या चिकित्सा की चिंता करेंगे ये लोग। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें थी। तो स्थानीय स्तर का स्वशासन देना, क्या करेंगे हम स्वशासन, बिना फाइनेंस के कुछ नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये हो गया कि प्रांतों में द्वैध शासन, जो इन्होंने कहा कि स्वराज दिया है, वास्तव में वो कोई स्वराज नहीं था, वो केवल और केवल इस प्रकार का एक छल था, एक कपट था। हो गया कि नहीं हो गया, सबने नोट किया। चलो अब मैं आगे बता देता हूं, नेक्स्ट आगे बढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो महत्वपूर्ण काम हुए, इन दो महत्वपूर्ण कामों के बाद इस अधिनियम के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम और किया। अच्छा भाई छोटू, तुम मुझसे पूछेगा नहीं क्या किया, पूछो क्या किया। इस अधिनियम के माध्यम से किया ये मेरे बेटा कि अधिनियम द्वारा यूपीएससी के गठन का प्रावधान। अच्छा, यूपीएससी के गठन का प्रावधान, यूपीएससी का मतलब क्या होता है सब लोग जानते हैं, जो आप आईएएस बनते हैं, पीसीएस क्या बोलते हैं, आईएफएस बनते हैं और आईएएस बनते हैं, सब अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। तो इसका पूरा नाम आप सब लोग जानते, नहीं जानते तो आप यहां पर लिख सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। क्या कहा जाता है इसे बच्चों बताओ, संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे सब लोग, है ना, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सब लोग।
अच्छे से समझते ही चलो, मेरी बात को सुनते चलो, नोट भी करते रहो, है ना। अच्छा नोट बनाओ अपना बढ़िया सा फर्स्ट क्लास वाला। तो इस अधिनियम के द्वारा यूपीएससी के गठन का प्रावधान, अच्छा इसमें गठन 2 बार लिख गया है, आप एक बार ही लिखना है ना, एक बार गठन का प्रावधान, इधर भी गठन का हो गया है ना, तो काटना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर मिटाना पड़ेगा, फिर मुझे लिखना पड़ेगा, आप मिस्टेक सुधार लेंगे, ठीक है, सुधार लेंगे आप लोग, ठीक है, ओके। अब देखो, अब इस अधिनियम के द्वारा जब ये काम किया गया तो इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप भी आप समझिए। वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि यूपीएससी के जो गठन का प्रावधान किया गया था ना मेरे बच्चों, इसके लिए पहले एक कमीशन का गठन किया जाना था, ठीक है ना। यूपीएससी के गठन हेतु कमीशन, उस कमीशन का नाम आपसे बहुत पूछा जाता है क्योंकि उसी की सिफारिश के आधार पर इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। नाम था ली कमीशन। ये बहुत पूछा जाता है, समय भी बता देंगे 1923 24। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और महत्वपूर्ण बात यह है मेरे बच्चों कि इसी कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1926 में यूपीएससी का क्या किया गया, गठन किया गया या स्थापना की गई। तो ये पॉइंट यहां पर अगला पॉइंट बना के लिख देंगे, तो लिख देंगे ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर, की सिफारिश के आधार पर 1926, कलर चेंज करके बता देता हूं, 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई। यूपीएससी की स्थापना की गई, नोट कर लो इसमें। और अगला महत्वपूर्ण काम क्या किया गया वो भी आप यहां पर समझ लेंगे। इस अधिनियम के द्वारा मेरे बच्चों एक काम और किया गया था। वो अगला महत्वपूर्ण काम क्या किया गया था, ध्यान से समझिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम यह किया गया था कि इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या की गई, शुरुआत की गई। तो बता देंगे अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अब भाई जब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई तो एक क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कब की गई। तो वो पॉइंट आप यहां पर यहीं पर लिख देंगे, दोनों एक जगह हो जाएंगे, याद भी बना रहेगा। तो बता देंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई, तो यहां पर आप बता देंगे 1892 में की गई, 1892। इज दैट क्लियर और नॉट? यस। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा बताओ इस अधिनियम के अंतर्गत क्या मेजर मेजर बातें हुई हमारे पास, बताओ। तो पहला काम तो यह किया गया कि इसके अंतर्गत यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके गठन के लिए जो गठित किया गया कमीशन था वो कौन सा था, ली कमीशन। ली कमीशन कब गठित किया, 1923 1924। और इसी कमीशन की सिफारिश के आधार पर यूपीएससी की स्थापना की गई 1926 में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई, 1892 में। और इसी अधिनियम से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी क्या की गई, शुरुआत की गई। ये इतने अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, अगर आप देखेंगे तो विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नोट कर लो मेरे बच्चों।
सबकी समझ में आ रहा है ना? गुड। ए दीपक छोटू, मेरा मन इस टोपे को हटाने का कर रहा है, हटा लूं क्या? कह दो हटा लो। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ भाई, हैं? ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। बालों को मजाक मत बनाना, है ना? बूढ़ा आदमी हूँ, है ना? अब बुढ़ापा है तो देखेगा ही ना। हाँ, अब तुम मुझसे कह दो सर आगे पढ़ाओ। ठीक है। ए दीपक, अब मैं तुझे आगे पढ़ाता हूँ, नोट करो। देखो, यहां तक की कहानी आपने सुन ली, अब इससे आगे की कहानी सुनो। कह दो सुनाओ। हाँ, आगे की कहानी ये है, ये अधिनियम कंप्लीट हुआ और इस अधिनियम के माध्यम से आपने कई सारी चीजों को समझा। अब हम आगे की चीज ये समझते हैं कि जब 1919 का अधिनियम लाया गया, उसके माध्यम से जब ये प्रावधान लाया गया, तो भारत में कई सारी चीजें, कई सारे आंदोलन भी चले, विरोध भी हुआ। 1922 में, 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा के गठन का पहली बार मांग रखी कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले संविधान सभा होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, संविधान सभा, और उसका गठन होकर के तब संविधान का निर्माण हो, तब हमें क्या दिया जाना चाहिए, स्वराज दिया जाना चाहिए। लेकिन कौन सुनता है रे, कोई नहीं सुनने वाला इसकी। इसके बाद हुआ ये कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने इस अधिनियम को आने वाले 10 सालों में रिव्यू करने के लिए कहा था, और इसके लिए एक कमीशन गठन करने की बात की गई थी, और उस कमीशन को समय से पहले क्या कर दिया, गठित कर दिया। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए, संविधान के अंतर्गत उसके पृष्ठभूमि में अगला महत्वपूर्ण रोल आता है किसका, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी चर्चा करते चलो और लिखते चलो। पहला पॉइंट, इसका गठन कब किया गया, डेट पूछी जाती है, ध्यान रखना। 8 नवंबर, कौन सा नवंबर बताओ, 8 नवंबर 1927। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये भारत कब आया, भारत आगमन। इसका भारत आगमन जो हुआ मेरे बच्चों, वो कब हुआ, 3 फरवरी, बोलो कौन सा फरवरी, 3 फरवरी 1928 को हुआ। इज दैट क्लियर और नॉट? बहुत अच्छा। जब ये हुआ तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इसकी सदस्य संख्या कितनी थी। अगर आपसे इसकी सदस्य संख्या पूछी जाएगी तो आप बता देंगे कि ये 7 सदस्यीय आयोग था। लेकिन मजेदार बात यह भी थी कि इसमें सातों के सातों कौन थे, अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे। लो जी महाराज, हमारे देश के संविधान की बात आ रही है, हमारे अधिकारों की बात आ रही है, और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी के सभी व्यक्ति कौन थे, अंग्रेज। ये कहानी बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये कहानी हमें अच्छी नहीं लगी। भारतीयों ने इसका जम करके विरोध किया, और क्या कहा इसका कि भाई एक बात बताओ, आप हमारी समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे हो, हमसे तो पूछ ही नहीं रहे हो कि हमारी समस्या क्या है। अरे जिसकी समस्या है उसे तो पूछो कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम ही समस्या को चिन्हित करने वाले, तुम ही समाधान करने वाले। ऐसे थोड़ी ना होता है ना? इस कमीशन में भारतीयों का शामिल होना भी जरूरी था, ये बात रखी, और इनका क्या किया गया, विरोध किया गया, और इसे कई नामों से भी जाना जाता है। इस कमीशन के अन्य नाम हैं, कुछ ज्यादा अन्य नाम नहीं, इन अंग्रेजों के नाम पर। अंग्रेज कैसे होते, चमड़ी देखी उनकी, ए दीपक, ए छोटू, कैसी चमड़ी होती है, एकदम व्हाइट कलर की होती है, ऐसे समझो जली हुई होती है, जैसे कहते हैं श्वेत
कमीशन के नाम से जाना। और श्वेत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हाइट, व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन, दो नाम बता दीजिए। तो इसके अन्य नाम बता दो। इस कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? इस कमीशन को अन्य नाम थे श्वेत कमीशन, और क्या? व्हाइट कमीशन। ठीक है, अगला पॉइंट, भारतीयों के द्वारा इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। तो इस पॉइंट को यहां पर बताएंगे कि भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट, जब इसका विरोध किया जा रहा था तो इसके विरोध में दिया गया नारा गो बैक साइमन। साइमन वापस जाओ। क्या नारा दिया इसका? गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। जब आपके लिए हिस्ट्री एनालिसिस करूंगा, नेशनल मूवमेंट वहां पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आप संविधान पढ़ रहे हो तो इतिहास की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वहां जाने से चीजें दूसरी दिशा में चली जाएंगी। तो इसमें लाला लाजपत राय आप जानते हैं ना, लाठीचार्ज हुआ था, वो सारी कहानी सुनाएंगे हम वहां पर। फिलहाल आप यहां पर ये चीज समझ लो। तो इसमें क्या है? गो बैक साइमन का नारा दिया। ठीक है ना? तो ये गो बैक साइमन का नारा देने वाला व्यक्ति कौन था, ये आपसे पूछा जाता है। देने वाला व्यक्ति नोट कर लेंगे सब लोग, अच्छे से नोट करेंगे। यूसुफ मेहर अली। बोलो कौन सा अली? यूसुफ मेहर अली। नोट इट, अच्छे से नोट कर लो इस पॉइंट। तो ये हो गया साइमन कमीशन, है ना? तो गो बैक साइमन, और इस गो बैक साइमन जो नारा था इसे देने वाला व्यक्ति का नाम था यूसुफ मेहर अली। ठीक है मेरे बच्चों? साइमन कमीशन की बात सुनकर के ना, ठीक है ना, हमारे भारतीयों का खून खोलने लगा। अब खून ऐसे खोलने लगा कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इधर अंग्रेज भी परेशान हुए कि हम तुम्हारे अच्छे के लिए काम कर रहे हो, हैं? अरे काले लोग हमें काले कहते थे, हम कहाँ से काले, खूब गोरे तो हैं। इतना गोरा ठीक होता है, लेकिन ये हमें क्या मानते थे? अपनी नस्ल को अच्छी मानते थे, हमारी नस्ल को खराब। अरे हमारी नस्ल को ही देखना है तो इतिहास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप देखिए, हमारा अशोक सम्राट, गुप्त साम्राज्य, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, है ना? तो हमारी नस्ल तो बहुत उन्नति है, जानते थे, लेकिन जानबूझ करके हमारे शासन, हमारे ऊपर शासन करने के उद्देश्य से ये हमें क्या मानते थे? ये हमारी नस्ल को खराब बताते थे, अपनी नस्ल को उच्च बताते थे। खैर जो भी हो, वो इतिहास में चर्चा करेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर आइए। अब हुआ ये कि यहाँ पर जब ये काम हो गया तो इन लोगों ने कहा कि अगर आप इतने ही योग्य हो तो आप अपने देश का संविधान खुद बना के दिखाओ ना। जब ये चुनौती मिली तो इस चुनौती को स्वीकार किया गया, और इसके लिए क्या किया गया बताओ? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट संविधान के लिए कौन सा है? नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट लिखो। नेहरू रिपोर्ट। ठीक है मेरे बच्चों, अब इस नेहरू रिपोर्ट में क्या था, कैसे था, बता दीजिए आप यहां पर, है ना? पहला पॉइंट बताओ। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये बताएंगे कि इस नेहरू रिपोर्ट को पेश कब किया गया, तो वो समय बता देंगे। 10 अगस्त 1928 को। और इसे कांग्रेस के द्वारा पारित कब किया गया? 1928। नोट कर लेना अच्छे से दोनों चीजों को, है ना? हाँ। तीसरा पॉइंट आप यहां पर बता दो। क्या बताएंगे? कि नेहरू रिपोर्ट जी थी, उसका नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे?
अध्यक्ष तो बता देंगे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मोतीलाल नेहरू कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए सचिव के पद पर कौन नियुक्त थे? इसके सचिव के पद पर नियुक्त थे कौन? इनके बेटे थे जिनका नाम क्या था? पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, ये हमारे चाचा थे, यानी चाचा नेहरू। लेकिन ध्यान रखना इसमें, ये इस नेहरू रिपोर्ट के सदस्यों में शामिल नहीं थे। ठीक है ना? जब सदस्यों में शामिल नहीं थे तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी सदस्य संख्या थी कितनी? तो यहां पर बता देंगे सदस्य कितने थे इसके? 9 सदस्य थे। और महत्वपूर्ण बात अगली और बता सकते हैं आप यहां पर, वो क्या है कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारत में पहली बार संविधान निर्माण करने का प्रयास किया गया। तो यहां पर आप मेंशन करो, रिपोर्ट द्वारा भारत में सर्वप्रथम संविधान निर्माण करने का प्रयास किया गया। संविधान निर्माण करने का प्रयास किया गया। और इसी चीज को देखते हुए आप देखेंगे बहुत अच्छी इन्होंने बातें लिखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने मानी नहीं, क्योंकि वो उनके हितों के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए नेहरू रिपोर्ट को बता दीजिएगा क्या माना जाता है। तो बता देंगे नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, बोलो कौन सा प्रिंट? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक पॉइंट और भी याद रखेंगे, ब्लूप्रिंट ये क्या थी? नेहरू रिपोर्ट थी, लेकिन ये नेहरू रिपोर्ट थी। अगर ब्लूप्रिंट अधिनियम में पूछा जाएगा तो बता देंगे कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहलाने वाला अधिनियम था 1935 का अधिनियम। ठीक है ना? तो वो अभी हम बताएंगे, क्योंकि इसके बाद आने वाला है कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। नोट कर लो मेरे बच्चों अच्छे से। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। ए दीपक, ठीक है बेटा, अब समझो। अब आगे का कहानी लिख दो। कहानी चलती रही, लड़ाई चलती रही, नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता रहा। हुआ ये कि अंग्रेजों ने फिर वो काम कर ही दिया जो काम के लिए हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट देने वाला नहीं था, लेकिन काफी हद तक सेटिस्फेक्शन दिया। हमारे राजनेता, हमारे नेतृत्वकारी उससे संतुष्ट भी हुए। महात्मा गांधी फिर भी नहीं हुए। महात्मा गांधी ने तो फिर भी कहा था कि देखो, इस छल में मत आओ, आपको राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण स्वराज नहीं दिया गया है, मेरी बात मान जाओ। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी, सबने सरकार बनाई, 14 प्रांत थे, सभी प्रांतों में। ठीक है ना? वो भी कहानी में आपके लिए समझाऊंगा आपके लिए अच्छे तरीके से। और उसमें क्या हुआ बताओ? उसमें हुआ ये कि उसमें कांग्रेस की सरकार बनी, सभी प्रांतों में हुई, लेकिन 1939 का जो प्रथम के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसमें अंग्रेजों ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, बिना भारतीय नेताओं से जानकारी लिए, परमिशन लिए हुए। और तब महात्मा गांधी ने कहा कि भाई चाचा नेहरू इधर आओ, ए सुभाष चंद्र बोस इधर आओ। नहीं समझे?
सब जितने भी हैं, मोतीलाल नेहरू, जितने भी अम्बेडकर, सबको बुलाया। मैंने कहा ना, अब समझ में आया। अब आखिरी बार कर लो, क्योंकि मैं मरने वाला हूं, बूढ़ा हो गया भाई। मेरे जिंदा रहते कम से कम मैं ये देख के जाना चाहता हूं कि मेरा भारत स्वतंत्र हो गया। ए चाचा, क्या तू मुझे ये दिन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? सब लोगों ने क्या कहा बताओ? कहा, हे राष्ट्रपिता, तुम्हें ये दिन देखने को मिलेगा, टेंशन मत लो। और फिर आंदोलन शुरू हुआ, और वो आंदोलन था जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्या कहानी थी वो यहां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहां इसका कंसेप्ट नहीं है, जब हम नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे वहां। लेकिन इतनी मैंने इसलिए समझा दी ताकि आप इस अध्ययन को समझ सकें। ओके, चलो आ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन जो अधिनियम था, इसकी कहानी समझिए। इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, जैसा मैंने बताया। नोट करो इस पॉइंट को। पहला, इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट मैंने नेहरू रिपोर्ट को भी कहा, लेकिन वो नेहरू रिपोर्ट थी, ये अधिनियम है। ठीक है ना? तो अधिनियम में कौन सा अधिनियम बताओ? 1935 का अधिनियम। इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, अगला पॉइंट। आपको पता है भारत के संविधान जब निर्माण हुआ, तो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर से इसी से क्या थे, संबंधित थे। इसी पर क्या किया गया, इसी के आधार पर बनाया गया। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा हमारे संविधान निर्माण में, वो सबसे ज्यादा 1935 के अधिनियम से पड़ा। और 1935 के अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कलेवर इतना बड़ा था कि अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में बहुत बड़ा कलेवर था, इसलिए इसे छोटे संविधान की संज्ञा भी दे डाली। तो बता देंगे इस अधिनियम का, बता देंगे अधिनियम में अनुच्छेद कितने थे? 321। आप लगाइए अंदाजा। 395 तो हमारी क्या थी, हमारी अनुच्छेद है। इस एक अधिनियम के अनुच्छेद कितने हो गए? 321। जबकि आप जानते हैं इसमें अनुसूची कितनी थी, कितनी अनुसूची में विभक्त था ये? तो बता देंगे 10 अनुसूची में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब अंदाजा लगाओ कि इतना बड़ा क्या था ये, बोलो, अधिनियम था। इस कारण से बता देंगे इस अधिनियम को, इस कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? छोटा संविधान कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करते चलेंगे मेरे साथ साथ। अगला पॉइंट क्या है? 1935 का भारत शासन जो अधिनियम था, इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। पॉइंट फर्स्ट, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान किया था, वो क्या था? जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था ना, आंशिक स्वराज, उसे पूर्ण स्वराज में परिवर्तित कर दिया। यानी कि अब विभाजन खत्म, सारे के सारे जो आपके विषय थे उसको जनता द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों को ही दे दिया, सौंप दिया। ये काम अच्छा हुआ, लेकिन प्रांतीय स्तर पर हुआ। तो आप बताएंगे प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके
द्वैध शासन को समाप्त करके पूर्ण स्वराज की स्थापना की। पूर्ण स्वराज की स्थापना। पूर्ण स्वराज की स्थापना की। सेकंड पॉइंट आप यहां पर नोट करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या नोट करना है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें जो द्वैध शासन प्रांतों में था ना, उसे 1935 के अधिनियम में केंद्र स्तर पर लागू कर दिया है ना। कितने दुष्ट लोग थे ये लोग, हैं, तड़पा तड़पा करके, है ना, हमें अधिकार दे रहे थे। अरे हमारा ही देश, हम देश के अपने निवासी, हमें हमारे ही अधिकार ये ऐसे दे रहे थे जैसे किसी भूखे को जो खाना देते ना, ले चल एक रोटी खा ले, भूख लगी है 5 रोटी की एक दे दी, कहेंगे भैया आधा हुआ, चुप, अरे दे रहे हैं ना तुझे, ले लेना। फिर पता चला 2 रोटी और दे दी। अरे भाई खाना खाना है, पेट भरना है, हमारा है भोजन, हमारा हमारा अधिकार है, आप कौन होते देने वाले। लेकिन यही होती है गुलामी, है ना। जब हम किसी के गुलाम हो जाते हैं तो अपने अधिकार दूसरे के हाथ में चले जाते हैं। और उन्होंने फिर हमारे ही अधिकारों को देने में इतना तड़पा तड़पा के दिया कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया ना, तो बेचारे इतने दुखी थे कि इतना बड़ा संविधान बना डाला कि विश्व में इससे बड़ा संविधान हमारे से कोई है ही नहीं। सारे अधिकार सब कुछ लिख दिए ताकि भविष्य में हमारे देश के नागरिकों के साथ में कोई अन्याय ना कर सके, हमारे देश के निवासियों के साथ में कोई गलत ना कर सके, ठीक है ना। सबको परिभाषित किया। तो बता दीजिए प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना कर दी और बता दिया द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया। द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये दोनों काम किए गए। इसके बाद और क्या काम किया गया, और वो काम किया गया जिसे मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं स्लाइड चेंज करना चाहूंगा, आप नोट कर लो फिर मुझे बता देना। कर लो नोट अच्छे से। इसके बाद मैं ऑलरेडी आपको समझा देता हूं, भारत में पहली बार, ठीक है ना, संघात्मक शासन प्रणाली की क्या की गई, प्रावधान किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन लाया गया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या किया गया, यही वो अधिनियम था जिसके माध्यम से भारत में फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय के गठन का क्या किया गया, प्रावधान किया गया, ठीक है ना। तो पॉइंट अगला नोट कीजिए। नोट क्या करेंगे, भारत में सर्वप्रथम संघात्मक प्रणाली का प्रावधान लाया गया। लेकिन बता देंगे संघात्मक प्रणाली, किंतु इसे लागू नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका भाई, इसका कारण यह था कि इसकी शर्त थी कि जितने भी भारत में रियासतें हैं वो, और जितने भी ब्रिटिश प्रांत जहां पर ब्रिटिश सरकार सीधे शासन करती है, उन सब से मिलकर के ये संघ बनेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या थी कि जितनी भी देशी रियासतें हैं उन सब का इस संघ में शामिल होना जरूरी है। अगर एक भी रियासत ने मना कर दिया तो ये संघ अस्तित्व में नहीं आएगा। अरे एक की तो बात छोड़ो, सब ने मना कर दिया, हमें नहीं शामिल होना इस संघ में। आप कहेंगे क्यों, ये यहां नहीं बताऊंगा, सस्पेंस रखो, क्योंकि ये पॉलिटी की क्लास फिर हिस्ट्री की क्लास में बदल जाएगी, है ना, समझ गए ना। हाँ तो चलो अब हम उसको हिस्ट्री की क्लास में बताएंगे, फिलहाल आप यहां पर इतना समझ लो। किंतु इसे लागू नहीं किया जा सका, अच्छी बात है भैया। फिर क्या काम किया गया, काम अगला भी महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम के द्वारा क्या काम किया गया कि अधिनियम के द्वारा फेडरल कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया।
और फेडरल कोड का जब गठन किया गया, ये डेट पूछी जाती है, हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा वहां भी बताऊंगा, इसका जो गठन किया गया था 37 में किया गया। इज दैट क्लियर? और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फेडरल कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट के रूप में स्थापित किया गया। कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट आप याद रखेंगे, हालांकि आप यहां याद रखते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा, है ना, हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा, वहां भी बताऊंगा, लेकिन यहां भी आप नोट कर लो इसे अच्छे तरीके से। अधिनियम के द्वारा फेडरल कोर्ट के गठन का प्रावधान था। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारे पॉइंट थे, तो यहां पर एक पॉइंट लास्ट में आप बता देंगे। भारतीय संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से प्रभावित थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया आपका 1935 का अधिनियम। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसको डिटेल में इधर पढ़ने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट था वो आपने यहाँ पर पढ़ा भी, समझा भी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट भी किया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। अरे बच्चों समझ रहे ना? ए छोटू, ए दिनेश, ए मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक लेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे क्यों, क्योंकि आज इतना ही पढ़ लो, बहुत लंबी क्लास खींचने से कोई फायदा नहीं, आराम से पढ़ो। मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाने वाला हूं, आप मुझसे कंटिन्यू पढ़ने वाले हो, इसलिए कोई भी काम जल्दी में करना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, आराम से पढ़ो, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात, नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो 1935 के अधिनियम के बाद में हम चर्चा करेंगे आगे की चीजों पर, और इसे टिल कहां तक ले जाएंगे? संविधान निर्माण और संविधान के लागू होने तक। क्लियर हो गया? कंप्लीट है, तो ये पृष्ठभूमि कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की चीजों को एनालिसिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार।